यू। आज का हमारा टॉपिक होगा कैटलिस्ट। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर किया था एडजॉर्प्शन, आइसोथर्म और आइसोबार। आज का हमारा टॉपिक होगा कैटलिस्ट। स्टार्ट करते हैं। कैटलिस्ट क्या होते हैं और हम इसको प्रीवियस लेक्चर में भी कर चुके हैं, प्रीवियस यूनिट के अंदर भी कर चुके हैं और +1 के अंदर भी हमने इसको स्टडी किया है। सो हम स्टार्ट करते हैं आज का नया टॉपिक कैटलिस्ट। मैं हूं विक्की नारंग, आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल 3D क्लासेस पे, और आज का फर्स्ट टॉपिक कैटलिस्ट। जैसा कि आपको पता है कैटलिस्ट क्या होते हैं, जो रेट ऑफ रिएक्शन को ऑलमोस्ट फास्ट करते हैं, और कुछ कैटलिस्ट ऐसे भी होते हैं जो रिएक्शन की स्पीड को डिक्रीज कर देते हैं, और जो रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज करते हैं उनको हम कहते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट, और जो रिएक्शन की स्पीड को डिक्रीज करते हैं वो होते हैं नेगेटिव कैटलिस्ट। कौन से होते हैं वो? नेगेटिव कैटलिस्ट। जो रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज करते हैं वो क्या होते हैं? पॉजिटिव कैटलिस्ट, और जो डिक्रीज करते हैं वो क्या होते हैं? नेगेटिव कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट भी दो तरह के हैं। वैसे ऑलमोस्ट अगर हम बात करें तो कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट ही करते हैं, लेकिन कुछ एक ऐसे कैटलिस्ट भी होते हैं जो रिएक्शन की स्पीड है उसको क्या कर देते हैं? डिक्रीज कर देते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? नेगेटिव कैटलिस्ट कहते हैं। और अगर आपसे पूछ जाए कि जो कैटलिस्ट है वो इंक्रीज करते हैं, डिक्रीज करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि रिएक्शन को, जो रिएक्शन की स्पीड है उसको चेंज कर देते हैं, तो आपका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा? रिएक्शन की जो स्पीड है उसको क्या करते हैं? चेंज मींस इंक्रीज भी करते हैं और डिक्रीज भी करते हैं। तो कैटलिस्ट किसी भी रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज भी करते हैं और डिक्रीज भी करते हैं। अगर वो इंक्रीज करते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? पॉजिटिव कैटलिस्ट, और अगर डिक्रीज करते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? नेगेटिव कैटलिस्ट। तो इसके दो टाइप्स थे। अगर हम बात करें इसके कुछ फंक्शन की, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है कि कैटलिस्ट के कौन कौन से फंक्शन होते हैं, तो वो आप नोट कर लें कैटलिस्ट के कौन कौन से फंक्शन है। जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस यूनिट के अंदर भी आपको बताया था कि जो कैटलिस्ट होते हैं वो इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्म करते हैं। क्या फॉर्म करते हैं वो? इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्म करते हैं, जिसको हम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी फॉर्म बोलते हैं। और ये इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स, या इसको हम कहते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, जो कि रिएक्टेंट को एक्टिवेट करते हैं, और उस रिएक्टेंट से क्या बनता है? प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है। तो कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के लिए काफी जो उसकी रेट होती है काफी स्लो होती है, तो उसको फास्ट करने के लिए, उसको चेंज करने के लिए हम कैटलिस्ट यूज करते हैं। और कैटलिस्ट ऑलमोस्ट रिएक्शन को क्या करते हैं? फास्ट करते हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि हमेशा ही फास्ट करते हैं, मतलब उसकी जो स्पीड है उसको चेंज कर देते हैं, बट ऑलमोस्ट क्या करते हैं? फास्ट करते हैं। और ये कैसे करते हैं? क्या इसके फंक्शन है? तो पहला क्या फंक्शन है? ये इंटरमीडिएट कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं। सेकंड अगर हम बात करें, ये हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी पढ़ा था कि किसी भी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, जिसको हम क्या कहते हैं? थ्रेशोल्ड एनर्जी। अगर हमें ग्राफ बनाए एनर्जी के पाथ में, किसी रिएक्शन के पाथ में कि कोई रिएक्शन हो रही है उसका क्या पाथ होगा और एनर्जी के बीच में, तो हम देखते हैं कि सपोज करो किसी भी रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट को इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, मींस रिएक्टेंट के पास में कोई एनर्जी नहीं है, तो हम उस रिएक्टेंट को क्या करते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी देते हैं। और एक्टिवेशन एनर्जी को हमने किससे डिनोट किया था? EA से। और अगर हम किसी रिएक्शन के अंदर अगर हम कैटलिस्ट यूज कर देते हैं तो जो इसका एनर्जी बैरियर था वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मींस इसका जो एनर्जी बैरियर होगा वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और हमें किसी भी कैटलिस्ट वाले रिएक्शन के अंदर जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो क्या करनी पड़ेगी? कम यूज करनी पड़ेगी। क्या यूज करनी पड़ेगी? कम यूज करनी पड़ेगी। ये तो जो पाथ था वो था अनकैटलाइज्ड पाथ, जिसमें हमने कैटलिस्ट यूज नहीं किया।
बट जो ये पाथ है वो क्या है, कैटलाइज्ड पाथ है, जिसके अंदर हमने जो एनर्जी दी है वो कम दी है, एक्टिवेशन एनर्जी। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि इस रिएक्शन के अंदर हमने क्या यूज कर लिया, कैटलिस्ट यूज कर लिया। और अगर हमने कैटलिस्ट यूज कर लिया तो जो एक्टिवेशन एनर्जी जो हम बाहर से अप्लाई करते हैं वो क्या होगी, कम होगी। और अगर ये बाहर से एनर्जी का जो हम अप्लाई कर रहे हैं कम है तो ये किसमें होगी, कैटलिस्ट पाथ के अंदर। बट जिसमें हमने कैटलिस्ट यूज नहीं किया उसमें जो एनर्जी बैरियर है वो काफी बड़ा है। हमने दो तरह के बैरियर पढ़े थे, फर्स्ट था एनर्जी बैरियर और सेकंड कौन सा था, ओरिएंटेशन बैरियर। जिसने ये लेक्चर नहीं देखा अपना प्रीवियस लेक्चर देख लें केमिकल काइनेटिक्स के अंदर। तो इसमें दो तरह के बैरियर थे और ये फर्स्ट बैरियर है एनर्जी बैरियर। और जिसमें कैटलिस्ट हम यूज करते हैं उसमें एनर्जी बैरियर कम होता है, छोटा होता है, लेकिन जिसमें कैटलिस्ट यूज नहीं कर रहे उसमें जो एनर्जी बैरियर है वो काफी बड़ा होगा। थर्ड अगर हम बात करें, ये कौन सा पॉइंट था, सेकंड, मींस ये जो इसकी एक्टिवेशन एनर्जी है उसको कम कर देते हैं। दूसरा रेट ऑफ रिएक्शन को भी क्या करते हैं, फास्ट करते हैं, मींस एनर्जी बैरियर है उसको क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। थर्ड अगर हम बात करें, ये क्या होते हैं, हाईली स्पेसिफिक होते हैं। स्पेसिफिक कह सकते हैं, इनको सिलेक्टिव भी कह सकते हैं। स्पेसिफिक मींस कोई भी कैटलिस्ट एक स्पेशल रेक्टेंट के अंदर यूज होगा, वो किसी दूसरे रेक्टेंट के ऊपर किसी तरह का कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। मींस स्पेसिफिक मींस कोई भी कैटलिस्ट है, अगर हम सपोज करो किसी रिएक्शन के अंदर दो रेक्टेंट है तो वो किसी एक खास रेक्टेंट को ही सिलेक्ट करेगा और उसी के ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करेगा, फास्ट करने की ट्राई करेगा, मींस फास्ट करेगा। बट ये किसी और रेक्टेंट को उसके ऊपर उस किसी और रेक्टेंट पे किसी तरह का कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगा। फोर्थ अगर हम बात करें, जो कैटलिस्ट होते हैं वो रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे फास्ट करते हैं, ये किसी भी रिएक्शन के अंदर सरफेस एरिया को भी इंक्रीज कर सकते हैं। कैसे इंक्रीज करते हैं, अगर किसी रिएक्शन के अंदर सरफेस एरिया को क्या करते हैं, ये इंक्रीज कैसे करते हैं ये, अगर हम कहें कि किसी रिएक्शन के अंदर रेक्टेंट कम है, मींस उसको फास्ट करने के लिए जैसे ही हमने उसमें कैटलिस्ट ऐड किए तो जो रेक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। और रेक्टेंट की कंसंट्रेशन अगर इंक्रीज होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होती है, फास्ट होती है। ये हमने कहां पे स्टडी किया था, अपने प्रीवियस लेक्चर, अपने प्रीवियस यूनिट केमिकल काइनेटिक्स में हमने लॉ ऑफ मास एक्शन भी स्टडी किया था कि अगर कंसंट्रेशन रेक्टेंट की बढ़ा दें तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, फास्ट होती है। तो ये कंसंट्रेशन भी बढ़ा सकता है, या हम कहते हैं कि सरफेस एरिया भी क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है, जिसके कारण रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, फास्ट होती है। फिफ्थ अगर हम बात करें, ये किसी तरह से भी रेक्टेंट की या प्रोडक्ट की एनर्जी पे कोई भी इफेक्ट नहीं डालता, डज नॉट इफेक्ट ऑन एनर्जी ऑफ रिएक्शंस। मींस अगर हम कहें चेंज इन एनर्जी किसके इक्वल होती है, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रेक्टेंट। अगर प्रोडक्ट की और रेक्टेंट की एनर्जी में किसी तरह का कोई चेंज नहीं आया तो जो टोटल रिएक्शन में एनर्जी का चेंज होगा उस पे भी कोई चेंज नहीं होगा। मींस ये किसी रिएक्शन के अंदर किसी तरह का कोई चेंज नहीं लाता। कैटलिस्ट रिएक्शन के अंदर एनर्जी पे किसी तरह का कोई इफेक्ट नहीं डालता। नेक्स्ट अगर हम बात करें, पॉइंट नंबर 6 क्या बोलता है, इसका जो फंक्शन है 6 एंड लास्ट, वो क्या बोलता है कि जो इसकी थर्मोडायनेमिक्स कुछ प्रॉपर्टी होती है जो हमने +1 में भी स्टडी की थी, लाइक इंटरनल एनर्जी, लाइक एंथैल्पी, एंट्रोपी, गिव्स फ्री एनर्जी, ये उनके ऊपर भी किसी तरह का कोई भी इफेक्ट नहीं डालता। जो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी थी लाइक इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी एंड एंथैल्पी, या आप कहेंगे गिव्स फ्री एनर्जी, इसके ऊपर भी जो कैटलिस्ट है किसी तरह का कोई इफेक्ट नहीं डालते। तो ये जो फंक्शन ऑफ कैटलिस्ट, फंक्शन ऑफ कैटलिस्ट क्या था, फर्स्ट इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाते हैं, सेकंड एनर्जी बैरियर को कम करते हैं, थर्ड स्पेसिफिक होते हैं, फोर्थ कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर देते हैं या आप कहेंगे कि सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं,
फिफ्थ, ये एनर्जी, रिएक्शन की एनर्जी में किसी तरह का कोई चेंज नहीं लाते। और सिक्स्थ है ये थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी लाइक इंटरनल एनर्जी जो भी है उनके ऊपर किसी तरह का कोई इफेक्ट नहीं डालते। तो ये थे फंक्शन ऑफ कैटलिस्ट। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा वो हम करेंगे नेक्स्ट, जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट। टाइप्स कितने हैं? कैटलिस्ट टू टाइप्स के होते हैं एंड द फर्स्ट वन इज होमोजेनियस कैटलिस्ट। कौन सा होता है? होमोजेनियस कैटलिस्ट। अब ये होमोजेनियस कैटलिस्ट क्या होते हैं? सेकंड जो है हेट्रोजेनियस कैटलिस्ट। अगर हम बात करें किसी रिएक्शन के अंदर, मैं एक रिएक्शन का एग्जांपल ले रहा हूं, सपोज SO2 प्लस O2, SO2 किस स्टेट में? गैसियस स्टेट में, प्लस O2 किस स्टेट में? गैसियस स्टेट में है, और इससे फॉर्म हुआ है SO3 जो कि किस स्टेट में है? गैसियस स्टेट में। और इसके अंदर हम जो कैटलिस्ट यूज करते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड NO, ये भी किस स्टेट में है? गैसियस स्टेट में। मींस अगर आप इस रिएक्शन को गौर से देखो तो इसमें जितने भी रिएक्टेंट हैं या प्रोडक्ट हैं या फिर कैटलिस्ट है, सबकी जो फेज है वो क्या है? सेम है, मींस गैसियस स्टेट में है। और अगर इनकी जो फेज सेम है तो उस कैटलिस्ट को हम क्या बोलेंगे? अगर इस कैटलिस्ट की फेज रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के क्या है? सेम है, तो इस कैटलिस्ट को हम क्या बोलेंगे? होमोजेनियस कैटलिस्ट। और अगर इसकी फेज डिफरेंट है तो उसको हम क्या बोलेंगे? हेट्रोजेनियस कैटलिस्ट। फॉर एग्जांपल हैबर प्रोसेस, ये दोनों रिएक्शंस हम पी ब्लॉक के अंदर भी स्टडी करेंगे। ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस के अंदर हम स्टडी करते हैं, ये हैबर प्रोसेस है। N2 प्लस 3S2 से फॉर्म होता है अमोनिया। ये N2 किस स्टेट में? गैसियस स्टेट में। हाइड्रोजन किस स्टेट में? गैसियस स्टेट में। अमोनिया किस स्टेट में? गैसियस स्टेट में। बट यहां पे जो हम कैटलिस्ट यूज करते हैं वो है आयरन, और आयरन किस स्टेट में होता है? सॉलिड स्टेट में। और यहां पे जो कैटलिस्ट है वो सॉलिड स्टेट में है, लेकिन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट किस फेज के अंदर है? गैसियस फेज में है। या हम कह सकते हैं ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट से क्या है? डिफरेंट फेज में है, इसीलिए इनको हम क्या करते हैं? हेट्रोजेनियस कैटलिस्ट। अगर सेम फेज में है तो उसको हम क्या बोलेंगे? होमोजेनियस कैटलिस्ट। और अगर डिफरेंट फेज में है तो हम इसको क्या बोलेंगे? हेट्रोजेनियस कैटलिस्ट। क्लियर है? तो ये दो कैटलिस्ट थे, होमोजेनियस एंड हेट्रोजेनियस कैटलिस्ट। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा प्रमोटर एंड पॉइजन। क्या होते हैं ये प्रमोटर और पॉइजन? अगर हम कहें कि ये हैबर प्रोसेस हमने जैसे हमने यूज किया है, तो इस रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट से क्या बन रहा है? ये अमोनिया की फॉर्मेशन हो रही है। बट यहां पे जो हम कैटलिस्ट यूज करते हैं वो कौन सा? आयरन है। बट क्या होता है कि कुछ रिएक्शन के अंदर जो कैटलिस्ट हैं वो भी एक्टिव नहीं होते, पहले उनको एक्टिवेट करना पड़ता है और फिर वो रिएक्शंस को स्पीड अप करने के लिए, रिएक्शन को चेंज करने के लिए उसकी रेट को काम करते हैं। बट कुछ एक रिएक्शंस के अंदर जो कैटलिस्ट है वो एक्टिव नहीं होते, मींस उनको एक्टिवेट करना पड़ता है। और वो सब्सटेंस जो इन कैटलिस्ट को भी एक्टिव करते हैं उन सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं? प्रमोटर बोलते हैं। मींस इन कैटलिस्ट को जो एक्टिवेट करते हैं वो क्या होते हैं? प्रमोटर होते हैं। और जो डीएक्टिवेट करते हैं वो क्या होते हैं? पॉइजन होते हैं। और इस रिएक्शन के अंदर जो आयरन को, जो इस आयरन कैटलिस्ट को एक्टिव कर रहा है वो क्या होता है? मोलिब्डेनम होता है। कौन होता है? मोलिब्डेनम, जो एक प्रमोटर है जो इस कैटलिस्ट को क्या कर रहा है? एक्टिवेट कर रहा है। और इस एक्टिवेट मतलब
कोई भी रिएक्शन कैटलिस्ट की एक्टिवेशन पे भी डिपेंड करती है। अगर कैटलिस्ट एक्टिव होगा जितना, रेट ऑफ रिएक्शन उतनी क्या होगी, फास्ट होगी। सो मोलिब्डेनम एक प्रमोटर है जो इस कैटलिस्ट को भी क्या कर रहा है, एक्टिव कर रहा है, और उसको हम क्या बोलते हैं, प्रमोटर। और जो डीएक्टिवेट करते हैं, मींस रिएक्शन की जो रेट है उसको डिक्रीज करने का काम भी कर सकते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, पॉइजन कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको, पॉइजन कहते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी। मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी क्या बोलती है थ्योरी, अगर हमारे पास एक कैटलिस्ट है, ये क्या है, कैटलिस्ट, और इसमें हम एक रिएक्टेंट यूज कर रहे हैं A प्लस बी, जो कि रिएक्शन काफी स्लो थी, और हमने इसको फास्ट करने के लिए, इसके रेट को इंक्रीज करने के लिए हमने इसमें क्या यूज कर लिया, एक कैटलिस्ट यूज कर लिया। ये कैटलिस्ट है। अब क्या होगा, जो ये रिएक्टेंट है इस कैटलिस्ट के साथ में कैसे कंबाइन होंगे और कैसे वो इंटरमीडिएट कंपाउंड की फॉर्मेशन करेंगे। तो सबसे पहले जो पहला स्टेप होगा वो होगा एडजॉर्प्शन। और एडजॉर्प्शन क्या होता है, ये जो कैटलिस्ट है ये A और B इसके ऊपर क्या बना लेंगे, लेयर बना लेंगे, मींस इस पे एडजॉर्ब हो जाएंगे। और कैसे होंगे एडजॉर्ब, A और दूसरा कौन सा था, B। A और B क्या थे, कैटलिस्ट थे, मींस इससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, A और B के बीच में बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। कैसे होगी, अब पहले स्टेप में क्या हुआ, एडजॉर्प्शन हुआ, और एडजॉर्प्शन होने के बाद में जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो फॉर्म करेगा इंटरमीडिएट कंपाउंड। और इंटरमीडिएट कंपाउंड में क्या होता है, ए और बी के बीच में टेम्परेरी बॉन्ड बनता है, जो कि हमने अपने प्रीवियस यूनिट में भी किया है केमिकल काइनेटिक्स के अंदर। तो ए और बी के अंदर क्या बनेगा, एक टेम्परेरी बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। किसकी फॉर्मेशन होगी, टेम्परेरी बॉन्ड, मींस ए और बी के बीच में क्या बनेगा, बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। और इस कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, एक इंटरमीडिएट कंपाउंड, या इसका एक नेम और भी है जिसको हम एक्टिवेटेड कंपाउंड भी कहते हैं। और जैसे ही ये इंटरमीडिएट कंपाउंड की फॉर्मेशन हुई है, इससे क्या होगा, डिजॉर्प्शन होगा। और डिजॉर्प्शन क्या होता है, जिसमें जो लेयर बनी है वो क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है। ये जो लेयर बनी थी इसके ऊपर वो क्या हो गई, रिमूव हो गई। और ए और बी के बीच में क्या बन गया, बॉन्ड की फॉर्मेशन। और हमने जो प्रोडक्ट बनाना था वो यही था। तो ये मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी में जो भी कैटलिस्ट है, जो भी रिएक्टेंट है, वो इस कैटलिस्ट के ऊपर क्या बनाते हैं, लेयर की फॉर्मेशन करते हैं, मींस एडजॉर्प्शन होता है। और फिर इंटरमीडिएट कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है। और इस इंटरमीडिएट कंपाउंड से जो डिजॉर्प्शन होता है, डिजॉर्प्शन का मतलब जो एडजॉर्बेंट के ऊपर लेयर बना रहा था वो क्या हो गई, रिमूव हो गई। और अगर ये रिमूव हो गए तो इससे ए और बी के बीच में क्या बन गया, बॉन्ड बन गया, और ये जो कैटलिस्ट है वो क्या हो गए, सेपरेट हो गए। ये है मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी, जिसमें हमें बताया गया है कि कैसे कैटलिस्ट और रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होते हैं, कैसे उन पे एडजॉर्प्शन होता है, और एडजॉर्प्शन होने के बाद में कैसे इंटरमीडिएट कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं, एंड देन डिजॉर्प्शन होके जो प्रोडक्ट है और जो कैटलिस्ट है दोनों क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, जिसको क्या कहते हैं, मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी। तो फर्स्ट पॉइंट में आप क्या बताओगे, इसके कुछ पॉइंट्स भी नोट कर सकते हो। फर्स्ट पॉइंट में आप क्या बोलोगे कि फर्स्ट पॉइंट में सबसे पहले क्या हुआ था, इस पे एडजॉर्प्शन हुआ था। सेकंड, इससे एक इंटरमीडिएट कंपाउंड की फॉर्मेशन हुई थी। थर्ड, डिजॉर्प्शन हुआ था, और डिजॉर्प्शन होके जो कैटलिस्ट और रिएक्टेंट थे वो दोनों क्या हो गए, सेपरेट हो गए। तो ये है मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी। नेक्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ सॉलिड कैटलिस्ट।
सॉलिड कैटलिस्ट के कौन कौन से इंपॉर्टेंट फीचर हैं। फर्स्ट, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लें, एग्जाम में आ चुका है। फर्स्ट है एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट मींस कैटलिस्ट की एक्टिविटी क्या है। कैटलिस्ट क्या करते हैं, कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट करते हैं, और यही है इसकी एक्टिविटी। मींस ऑलमोस्ट जो कैटलिस्ट है वो रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट करने का काम करते हैं। इसको क्या कहते हैं, एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है सिलेक्टिविटी। सिलेक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। मैं यहां पे कुछ एग्जांपल दे रहा हूं इसको समझने के लिए। अगर मैं यहां पे कहूं कि 3 रिएक्शंस लिए मैंने, फर्स्ट है CO प्लस H2, सेकेंड CO प्लस H2, थर्ड CO प्लस H2। बिल्कुल सही, ये तीनों रिएक्टेंट क्या है, सेम है। मींस यहां पे भी कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, और इसमें भी क्या है, सेम है। और इन तीनों रिएक्शन के अंदर जो प्रोडक्ट बन रहे हैं वो डिफरेंट है। फर्स्ट अगर मैं यहां पे बात करूं, यहां पे फॉर्म हो रहा है मीथेन प्लस वाटर, यहां पे फॉर्म हो रहा है अल्कोहल मिथेनॉल, और थर्ड यहां पे फॉर्म हो रहा है मिथेनॉल। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि तीनों रिएक्शन के अंदर जो कैटलिस्ट हैं वो डिफरेंट हैं। जो कैटलिस्ट हैं वो क्या है, डिफरेंट है। जिस रिएक्शन के अंदर मीथेन प्लस वाटर की फॉर्मेशन हुई है उसके अंदर जो हम कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं वो कौन सा है, निकल। अगर हम यहाँ पे निकल कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं तो प्रोडक्ट जो बनेंगे वो कौन होगा, मीथेन प्लस वाटर। अगर मैं यहाँ पे कॉपर प्लस जिंक ऑक्साइड यूज करता हूं, कॉपर और जिंक ऑक्साइड अगर मैं यूज करता हूं तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, मिथेनॉल फॉर्म होगा। और ओनली मैं अगर यहाँ पे कॉपर फॉर्म करता हूं तो क्या फॉर्म होगा, मिथेनॉल की फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पे तीनों रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट सेम है बट प्रोडक्ट जो है वो डिफरेंट है ड्यू टू डिफरेंट कैटलिस्ट। क्योंकि हर एक रिएक्शन के अंदर जो कैटलिस्ट है वो क्या है, डिफरेंट। और कैटलिस्ट डिफरेंट है तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। यही है सिलेक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। मींस कैटलिस्ट सिलेक्ट करेगा कि बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा। कैटलिस्ट ने यहां पे क्या किया, प्रोडक्ट को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। मींस कैटलिस्ट ही सिलेक्ट कर रहा है कि यहां पे जो बनने वाला प्रोडक्ट है वो क्या है। यही है सिलेक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। सिलेक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो वैसे तो बायो का है, बायो के अंदर हम इसको काफी स्टडी कर चुके हैं, और वो है एंजाइम। जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो क्या होगा, एंजाइम। क्या होते हैं एंजाइम और क्या होते हैं कैटलिस्ट। कैटलिस्ट हमने अभी स्टडी किया है जो रेट ऑफ रिएक्शन को ऑलमोस्ट क्या कर रहे थे, फास्ट कर रहे थे, या हम कह सकते हैं चेंज कर रहे थे। बट एंजाइम क्या होते हैं, एंजाइम भी बायो कैटलिस्ट होते हैं। एंजाइम भी क्या होते हैं, बायो कैटलिस्ट होते हैं जो लिविंग बीइंग के अंदर हमें मिलते हैं। मींस अगर हम बात करें हमारी बॉडी के अंदर भी क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं, और हमारी बॉडी में भी कुछ केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं जिसको हम बायोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि वो किसी लिविंग बॉडी के अंदर हो रही हैं। और इन रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस। और इन बायोकेमिकल रिएक्शंस को फास्ट करने के लिए जो हम कैटलिस्ट यूज करते हैं उसको क्या कहते हैं, एंजाइम कहते हैं। और एंजाइम क्या होते हैं, बायो कैटलिस्ट जो लिविंग बॉडी के अंदर ही बनते हैं। बनते भी कहां पे, ये लिविंग बॉडी के अंदर ही बनते हैं और वहीं पे यूज होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, एंजाइम कहते हैं। और अगर हम बात करें इसके कैरेक्टर की तो इसके कौन कौन से कैरेक्टर होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम एंजाइम के कुछ एग्जांपल की बात करें, एंजाइम जो लैक्टोबैसिलस है, इनवर्टेज है, जाइमेज है, तो ये कुछ एक एंजाइम है
और इसके कौन कौन से करैक्टर होंगे, और फर्स्ट करैक्टर की अगर मैं बात करूं तो पहला जो करैक्टर होगा वो क्या है, हाई एफिशिएंसी। हाई एफिशिएंसी मींस जो एंजाइम है उनकी एफिशिएंसी काफी ज्यादा है, उनकी काफी ज्यादा क्षमता है किसी भी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने की, या हम कह सकते हैं इनकी स्मॉल क्वांटिटी जो है, इनकी जो स्मॉल क्वांटिटी है, मतलब थोड़ी सी क्वांटिटी भी किसी भी रेट ऑफ एक्शन को क्या कर सकती है, फास्ट कर सकती है। थर्ड अगर हम बात करें, अभी हमने स्टडी किया, ये क्या होते हैं, सिलेक्टिव होते हैं, या हम कह सकते हैं स्पेसिफिक इन नेचर, ये स्पेसिफिक भी होते हैं, ये भी हमने अभी स्टडी किया है। फोर्थ अगर हम बात करें ऑप्टिमम टेम्परेचर की, ऑप्टिमम टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर के ऊपर ये एंजाइम काफी एक्टिव होते हैं, या हम कहें कि रेट ऑफ एक्शन को क्या करते हैं, फास्ट करते हैं, उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर। और जिस एक फिक्स एक डेफिनेट पीएच के ऊपर काम करते हैं, उस पीएच को हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिमम पीएच। क्या बोलेंगे इसको हम, ऑप्टिमम पीएच बोलेंगे। तो ये क्या काम करते हैं, ऑप्टिमम पीएच। सिक्स्थ अगर हम बात करें, कुछ एक ऐसे एंजाइम भी होते हैं जो रेट ऑफ एक्शन को क्या करते हैं, फास्ट करते हैं, जिसको हमने क्या बोला था, प्रमोटर कहा था, या हम एंजाइम की लैंग्वेज में उसको कह सकते हैं ये एक्टिवेटर होते हैं, जो एंजाइम जो रिएक्शन को क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं। मींस ये जो एंजाइम है वो क्या होते हैं, एक्टिवेटर होते हैं। और सेवंथ है, ये जो एंजाइम है ये इनहिबिटर होते हैं, या हम कह सकते हैं ये एंजाइम पॉइजन होते हैं। और पॉइजन क्या होते हैं, जो रेट ऑफ रिएक्शन को स्लो करने का काम करते हैं, या किसी भी कैटलिस्ट की एक्टिविटी को क्या कर देते हैं, स्लो कर देते हैं, जिसको क्या कहते हैं, इनहिबिटर, जो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करते हैं, स्लो करते हैं। तो ये कुछ करैक्टर हैं एंजाइम के। एंजाइम क्या थे, बायो कैटलिस्ट हैं, जो बॉडी के अंदर, लिविंग बॉडी के अंदर, इसको लिविंग बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और ये इसके कुछ करैक्टर हैं, हाई एफिशिएंसी, स्मॉल क्वांटिटी, एंड थर्ड सिलेक्टिव, या हम कह सकते हैं स्पेसिफिक इन नेचर। और जिस टेम्परेचर और पीएच, जिस डेफिनेट टेम्परेचर और पीएच पे काम करते हैं उसको हम ऑप्टिमम टेम्परेचर या ऑप्टिमम पीएच कहते हैं। और जो रेट ऑफ रिएक्शन को एक्टिवेट करते हैं उसको एक्टिवेट, और जो डीएक्टिवेट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, इनहिबिटर कहते हैं। तो ये थे एंजाइम। और अगर हम बात करें इसके यूज की, ये कहां कहां पे यूज करते हैं, हम इसको इंडस्ट्रीज के अंदर भी यूज करते हैं। लाइक वाइन बनाने के लिए भी हम क्या करते हैं, वाइन बनाने के लिए भी हम क्या करते हैं, एंजाइम को यूज करते हैं। दूसरा अगर मैं कहूं, जैम्स बनाने के लिए भी हम इसको यूज करते हैं, या चीज बनाने के लिए, कोगुलेशन ऑफ मिल्क के लिए हम इसको यूज कर रहे हैं। और कुछ मेडिसिन के अंदर भी इसको हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। ये एंजाइम ऑलमोस्ट हमारे डेली लाइफ में भी यूज हो रहे हैं। हम बात करें अपने नेक्स्ट टॉपिक की, तो वो है जियोलाइट्स, या हम कहते हैं सेफ सिलेक्टिव कैटलिस्ट। वो क्या होते हैं, नेक्स्ट जो टॉपिक है, शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट, या इनको कहते हैं जियोलाइट्स। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनिएगा। ये जियोलाइट्स सिलिकेट से फॉर्म होते हैं, और हम इनको एल्यूमिनियम सिलिकेट्स भी कहते हैं। हम इनको क्या कहते हैं, एल्यूमिनियम सिलिकेट्स। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें, सबसे पहले मैं सिलिकेट्स का स्ट्रक्चर बना रहा हूं। और सिलिकेट क्या था, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, जैसा कि हमने +1 में भी स्टडी किया है। सिलिकॉन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, ये इनका स्ट्रक्चर है।
और क्या होता है कि कुछ एक साइट पे इस सिलिकॉन की जगह क्या जाते हैं, एल्यूमिनियम आ जाते हैं, और इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, एल्यूमिनियम सिलिकेट्स। और आपको यहां पे कुछ कैविटी दिखाई दे रही है, इस कैविटी के अंदर ये एक कैटलिस्ट है, एल्यूमिनियम सिलिकेट्स क्या है, कैटलिस्ट है। इस कैविटी के अंदर कुछ रिएक्टेंट आके फ्रीली फिट हो जाते हैं, और कैटलिस्ट और रिएक्टेंट जब आपस में कंबाइन होते हैं तो इससे क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। तो जियोलाइट्स एक स्पेशल टाइप के कैटलिस्ट होते हैं, और ये वो कैटलिस्ट होते हैं जो शेप सिलेक्टिव हैं। मींस यहां पे वही रिएक्टेंट आ सकता है जो जिसकी शेप इसके अकॉर्डिंग होगी, कोई ज्यादा बड़े या छोटे जो होंगे वो इसमें नहीं आ सकते। मींस यहां पे जो कैटलिस्ट है वो सिलेक्ट करेंगे, रिएक्टेंट को सिलेक्ट करेंगे कि इसके अंदर आके फिट हो सके और इससे क्या बन सके, प्रोडक्ट बन सके। तो जियोलाइट्स क्या होते हैं, शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट होते हैं, जिनके अंदर कुछ होल होते हैं, कैविटी होती है, जिसके अंदर रिएक्टेंट फ्रीली फिट हो जाता है, और फिट होने के बाद में किसकी फॉर्मेशन करता है, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करता है। और इन कैटलिस्ट या जियोलाइट्स का जो स्ट्रक्चर होता है कैसा होता है, कोम लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है ये, कोम लाइक स्ट्रक्चर होता है। और यहां पे बेस्ट एग्जांपल अगर हम बात करें वो है ZSM-5, जो कि एग्जाम में भी आ चुका है। 5 इन कैविटी का साइज है, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है इस कैविटी का साइज। तो ये वो कैटलिस्ट है जो इथेनॉल को पेट्रोल में कन्वर्ट करता है। मींस पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज के अंदर हम इसको क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। तो जियोलाइट्स जिनका कोन लाइक स्ट्रक्चर होता है और जो शेप सिलेक्टिव होते हैं, मींस रिएक्टेंट की शेप को सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करके उन रिएक्टेंट के साथ में कंबाइन होकर किसकी फॉर्मेशन करते हैं, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, जियोलाइट्स कहते हैं। और एक एग्जांपल भी हम देखी है ZSM-5 इसकी कैविटी का साइज है, ये अलग अलग होते हैं, और ये जो कैटलिस्ट है इथेनॉल को पेट्रोल में कन्वर्ट करने का काम करता है। मींस ये पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज के अंदर यूज हो रहा है। ये है जियोलाइट्स।